नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीएम एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये अपना फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो हम आज बात करेंगे जो सापेक्षिकता का सिद्धांत है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कैसे मतलब इसकी सापेक्षिकता के सिद्धांत की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो अपना मेन टॉपिक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उससे हम पहले बात कर लेते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जो ये कुछ साइंटिस्ट हैं गैलीलियन और माइकलसन मोरले और आइंस्टीन और लॉरेंस, तो इन्होंने अपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। उस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। बट पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अपनी क्लासिकल फिजिक्स थी, जो अपनी क्लासिकल फिजिक्स है, वो डिपेंडेंट थी, मतलब वो उसमें सिर्फ न्यूटन के जो लॉ हैं और जो मैक्सवेल की एनर्जी इक्वेशन थी, जो उन्होंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या तो उनको उसमें उसकी एनर्जी क्या रहेगी, उसको बेस मानकर उन्होंने कुछ एनर्जी इक्वेशन दी थी। तो पूरी क्लासिकल फिजिक्स उस टाइम न्यूटन के जो 3 लॉ हैं उस पर और मैक्सवेल की एनर्जी इक्वेशन है उस पर निर्भर थी। ठीक है, तो उस टाइम क्या था कि लाइट की उस टाइम तक खोज नहीं हुई थी। लाइट पर भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। लाइट को उस टाइम वेव ही मान रहे थे, उसको एक फोटोन के रूप में उसकी प्रकृति की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो जब न्यूटन्स के लॉ और मैक्सवेल की जो एनर्जी इक्वेशन है वो सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि कोई बॉडी है उसकी गति और स्थिति को बताने के लिए, तो मतलब न्यूटन के लॉ का यूज़ कर लिया जाता। तो जो भी उसकी वेलोसिटी रखी जाती थी वो v इज वेरी वेरी लेस देन टू c, यानी c क्या है, प्रकाश का वेग। ठीक है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो न्यूटन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात आई कि कोई कण मान लो मोशन कर रहा है और उसके सापेक्ष कोई दूसरा कण भी मोशन कर रहा है, तो उन दोनों के मध्य जो रिलेटिव मोशन होगा वो कैसे दर्शाए। तो जब इसकी बात आई तब न्यूटन ने क्या किया कि जो टाइम है उसको एब्सोल्यूट लिया अपने एक्सपेरिमेंट्स में, और जो एब्सोल्यूट यानी मतलब इतना ही टाइम है, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स में, और जो स्पेस है उसको भी एब्सोल्यूट लिया। ठीक है, कि इतना स्पेस है और इतना ही टाइम है, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने जो रिलेटिव मोशन की जो इक्वेशन आई उनको दिया। बट वो जब गैलीलियन ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बताया कि आप टाइम ये स्पेस को एब्सोल्यूट नहीं ले सकते क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है। ठीक है, आप ये मान के नहीं चल सकते कि स्पेस इतना ही है। ठीक है, तो उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कि 2 निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वो एक दूसरे के सापेक्ष कैसे गति करते हैं, और या फिर किसी तीसरे निर्देश तंत्र की स्थिति कैसे क्या होती है उसके सापेक्ष। ठीक है, तो वो फिर उन्होंने टाइम को एब्सोल्यूट लेके गैलीलियन ने, और स्पेस को उन्होंने एब्सोल्यूट नहीं लिया। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो कि उस टाइम वो बात थी लगभग 1727 के टाइम की, तो मतलब 500-600 साल पहले की बातें थी ये। तो उस टाइम बॉडी का वेग उन्होंने मतलब c से बहुत ज़्यादा कम लिया, गैलीलियन ने भी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैक्सवेल ने भी जो अपने लाइट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे उन्होंने c का मान बताया सेकंड। ठीक है, बट
जब गैलीलियन ने अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी कि रिलेटिव मोशन क्या होगा, मतलब एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र का रिलेटिव मोशन क्या होगा, जैसे कोई एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है और दूसरा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है और ये कोई पार्टिकल है पी, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी डिफाइन करना था और इसका वेलोसिटी जो आएगा तो वो उन दोनों में, मतलब इसके सापेक्ष, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका वेलोसिटी कुछ अलग आएगा और इसके सापेक्ष इसका वेलोसिटी कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया कि वो आता है वी डैश इक्वल टू स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी, ठीक है। तो ये वी कांस्टेंट है। तो जो गैलीलियन है उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी का वेलोसिटी देखोगे तो वो डिफरेंट आता है, जबकि मैक्सवेल ने कहा कि नहीं, जो हर निर्देश फ्रेम में जो सी है, सी यानी लाइट का वेग है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई जो आइंस्टीन ने दी, तब उससे पहले माइकलसन मोरलैंड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उसमें उन्होंने माना था कि जो लाइट का वेग c है वो क्यों कांस्टेंट आता है, तो उन्होंने बताया कि कोई ईथर मीडियम है पूरे एनवायरनमेंट में, कोई क्या है, ईथर मीडियम है, ठीक है। वो उसमें क्या है कि अर्थ है वो सूरज के सन के चारों तरफ है, वो रोटेशन कर रही है, ठीक है। इस वजह से हर जगह c का जो वैल्यू है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। बाद में जब एक्सपेरिमेंट करके पता लगा कि ऐसा कोई मीडियम नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक कोई ऐसा मीडियम नहीं है, और उन्होंने जो मीडियम बताया था वो उन्होंने बताया कि वो हाईली डेंस और हाईली इलास्टिक है, तो ऐसा कोई मीडियम नहीं। बाद में एक्सपेरिमेंट पता चला कि ऐसा कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऐसा हाईली डेंस अगर कोई मीडियम होगा तो उसके रिस्पेक्ट में एयर का रेसिस्टेंस फिर कुछ होगा, ठीक है। तो उससे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इसको डिनाई कर दिया गया। फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, उसमें बताया आइंस्टीन ने कि जो c है वो सिर्फ कांस्टेंट रहता है वैक्यूम में, निर्वात में c है उसका मान कांस्टेंट रहता है, सिर्फ वैक्यूम में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और किसी मीडियम में से अगर उसको गुजारते हो, जैसे किसी पानी में से गुजारते हो, तो c का वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है, किसी मीडियम में उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद इसी को आधार मान के लोरेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी, जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन का, जो आपके आगे चैप्टर्स में आएंगे ये पढ़ेंगे। इसमें क्या था, इन्होंने जो आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उसको आधार मान के कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने बताया कि जो आप टाइम को एब्सोल्यूट लेते हो, वो अगर c की वेलोसिटी से कोई बॉडी जा रही है तो आप उसको भी एब्सोल्यूट नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि टाइम भी c की वेलोसिटी से जाने पर किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ c की वेलोसिटी से जा रही है तो उसको कम टाइम लगता है कहीं पहुंचने में, और जो अर्थ पे जो टाइम चल रहा है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो टाइम डायलेशन का जो लॉ है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है। तो इसको मैं लिख देता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किसी चीज़ का एग्जैक्ट
किसी फ्रेम से लोकेशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं निर्देश तंत्र। ठीक है, निर्देश तंत्र यानी कोई ये पार्टिकल P है और इसका x, y और z डायरेक्शन में इसका पोजीशन क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी, वो बताने के लिए हम निर्देश तंत्र का यूज करते हैं। यह कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S, ठीक है, कि ये x डायरेक्शन में कितना दूर है, फिर y में अपने को कितना चलना पड़ेगा, फिर z में कितना चलना पड़ेगा, फिर इसका स्थिति अपने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी c की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हम ये 3 ही कोऑर्डिनेट लेते हैं। बट अगर बात आए जब कोई c की वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ जा रही है या लगभग c की वेलोसिटी से, तो वहाँ पर टाइम भी चेंज होता है। तो टाइम का भी एक कंपोनेंट होगा उसका पोजीशन। ठीक है, x, y, z के साथ t भी आएगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि कार्तीय निर्देशक कार्तीय निर्देशांकों का ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की जगह आप कण भी ले सकते हो, बट वस्तु मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बार बार में अगर मैं कण बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वो वेलोसिटी c की वैल्यू c से कम लेके हुए थे। ठीक है, तो इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कण। तो कार्तीय निर्देशांक का ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति का पता लगाया जा सके उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो कार्तीय निर्देशांकों का ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति और या जिसकी सहायता से किसी कण की गति और स्थिति का पता लगाया जा सके उसे क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में भी मैं इसको लिख देता हूँ ए सिस्टम ऑफ कार्टेशियन coordinates in which define position of a
बॉडी या पार्टिकल, है ना। तो ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन coordinates in which define position of a body, that's called as frame of reference। ठीक है, तो बेसिकली क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कि कार्तीय निर्देशांकों का ऐसा तंत्र है कि जो किसी वस्तु या कण की स्थिति बता सके। ठीक है, मतलब इसकी सहायता से हम किसी कण की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है, वो कौन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल है। मतलब ये दो में डिवाइड है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दोनों को डिसाइड करने के लिए हम कुछ कंडीशन ले लेते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका कैसा हो सकता है, मतलब ऑब्जर्वर कैसे बिहेव कर रहा हो सकता है। तो कंडीशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होगा और कौन सा नॉन इनर्शियल होगा। तो वो कुछ पोजीशन ले लेते हैं कि निर्देश तंत्र कौन सा इनर्शियल में काउंट करते हैं और कौन सा नॉन इनर्शियल में। तो फर्स्ट है, यदि कोई निर्देश तंत्र t बराबर 0 पे क्या हो, रेस्ट में हो। ठीक है, तो रेस्ट में होगा तो क्या होगा मतलब रेस्ट में मतलब वो क्या हो, अपने रेस्ट के जड़त्व में हो। ठीक है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रहा हो। जब फोर्स नहीं लगेगा, जब फोर्स किसी पे नहीं लगता है तो क्या नहीं होता, वो एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है, फोर्स लगता है तभी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ऐसा निर्देश तंत्र जो रेस्ट में हो, या कह दो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जो है वो पालन करता हो, तो वो निर्देश तंत्र आपका क्या होगा, जड़त्व निर्देश तंत्र होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर से मूव कर रहा हो, है ना। किसी के सापेक्ष, कोई दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष मान लो ये कोई निर्देश तंत्र है S, मतलब ये कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, जो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, इसका कोई मूवमेंट नहीं है। इसके सापेक्ष कोई दूसरा निर्देश तंत्र, कोई दूसरा ऑब्जर्वर वो क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है। रिलेटिव मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी v से, मतलब इसके सापेक्ष ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा, सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर इसकी 5 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है तो ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से ही इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है,
तो वो निर्देश तंत्र जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है वो भी क्या होता है, वो भी जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है, क्योंकि वो भी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसका पालन करता है। फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी एक समान वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दिया जाए। ठीक है, तो ये वाला भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ की पालना करता है, तो ये भी क्या होगा, आपका जड़त्व निर्देश तंत्र होगा। ठीक है, तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो सकता है आपका, कि मान लो ये कोई बस है, ठीक है, और आप इसके अंदर बैठे हो। ठीक है, तो बस रुक के और फिर वापस क्या हो, एक्सेलरेट हो। ठीक है, लगातार अपने गति में परिवर्तन करे, मतलब एक्सेलरेट हो। तो जो मूविंग जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होंगे वो क्या होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स है वो आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा। क्यों कि जैसे ही बस चलेगी तो आपको एक झटका, मतलब एक धक्का पीछे की तरफ लगेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं से लग नहीं रहा, बट वो एक फ्रेम के द्वारा जनरेटेड फोर्स है जिसको हम बोलते हैं फिक्सिशियस फोर्स या सूडो फोर्स, मतलब छद्म बल हिंदी में। ठीक है, इस फोर्स के कारण जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका अजड़त्व फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जो नेट फोर्स है उसमें से अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, इस सूडो फोर्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी ये जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बट इसके अलावा ये इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैटेगरी में लिया जाता है। ठीक है, किस वजह से, जो जनरेटेड फिक्सियस फोर्स है इसकी वजह से। ठीक है, चौथा है आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, कि ओमेगा कोणीय वेग से अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहा है, ठीक है, और वो यहाँ कोई इवेंट हो रहा है उसको देख रहा है। ठीक है, यहाँ कोई घटना हो रही है उसको देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा, और यहाँ से कुछ और होगा, है ना। ठीक है, दूसरी चीज कि जो इसका रोटेशन होगा, इस रोटेशन की वजह से इसमें एक फोर्स जनरेट हो जाता है रोटेशन की वजह से, जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, वो भी क्या होता है, काल्पनिक, वो भी दिखता नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वो भी। ठीक है, और वो क्या है कि जो फ्रेम के रोटेशन की वजह से वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, और जो सेंटर की तरफ लगता है वो क्या होता है, ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और जो सेंटर की तरफ लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो आप ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसका पालन नहीं करता, जिस वजह से इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिया जाता है। ठीक है, और इसकी गति के कारण, मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खुद की इसकी गति के कारण एक फोर्स
और जनरेट हो जाता है, जो भी वो भी क्या होता है, काल्पनिक ही होता है, उसको बोलते हैं कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस बल। ये सारे जो फोर्स है, फिक्सिशियस फोर्स, कोरोलियस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अपने आप फ्रेम के कारण जनरेट हुए फोर्स होते हैं, जिस वजह से जो न्यूटन का लॉ है वो इनमें नहीं लग पाता। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ लागू हो जाता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, आपके जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जिसमें या इनर्शियल, और जिसमें न्यूटन के लॉ फ्रेम के मोमेंट के कारण ही, इन फिक्सिशियस फोर्स के कारण या कोरोलियस फोर्स या इन जो काल्पनिक फोर्स के कारण जनरेट, ये इन काल्पनिक फोर्स के कारण न्यूटन के लॉ लागू नहीं हो पाते। इस वजह से इनको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इनको हम, ये कंडीशन, 4 कंडीशन थी, पहला रेस्ट में हो, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तीसरा एक्सलेटेड फ्रेम हो, चौथा रोटेशनल फ्रेम हो। तो ये जिनमें फिक्सिशियस और कोरोलियस फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाते हैं काल्पनिक, उनको हम नॉन इनर्शियल में लेते हैं, और बाकियों को जो रेस्ट में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको इनर्शियल या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं। तो पहला अपना है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, या इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या है, इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई बाह्य फोर्स नहीं लग रहा होता, दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या नहीं होगा, फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, इसमें 0 है। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है और एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बाह्य बल की अनुपस्थिति में अगर कोई निर्देश तंत्र क्या हो, त्वरण रहित दिखाई दे, तो ऐसे निर्देश तंत्र जड़त्वीय
निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। When external force not acting on a frame of reference and then frame of reference show non-accelerated frame of reference shows non-accelerated, then so that frame of reference called as inertial frame of reference। ठीक है, तो when external force not acting on a frame of reference, then frame of reference shows non-accelerated, so that frame of reference called as inertial frame of reference। ठीक है, तो क्या मतलब है कि कोई फोर्स जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक्ट नहीं कर रहा हो, तो वो दो कंडीशन, एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, रेस्ट में, ठीक है, और दूसरा किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मतलब उसका फ्रेम, मतलब वो एक्सेलरेटेड नहीं हो रहा हो, सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, आपके नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। तो वो, या बोलते हैं कि वो न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं, अपने जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। ठीक है, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होगा आपका, दूसरा क्या है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी क्या हो, त्वरित दिखाई दे, बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी क्या दिखाई दे, त्वरित, तो वो निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं, अपने अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मतलब बाह्य बल नहीं लग रहा है और उसमें भी क्या हो, वो त्वरित हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, वह निर्देश तंत्र
जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी क्या हो, एक्सीलरेटेड हो, त्वरित दिखाई दे, तो ऐसे निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। या आप ये भी लिख सकते हो कि जिसमें जिन निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम लागू नहीं हो। और न्यूटन का लॉ लागू क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा था, बट वो फ्रेम एक्सलेटेड फिर भी था, ठीक है। और उस वजह से एक्सलेटेड फ्रेम में क्या हो गया, जो फिक्सियस फोर्स है या जो रोटेशनल वाले फ्रेम में कोरोलियस फोर्स है, इस वजह से उनमें न्यूटन के लॉ लागू नहीं हो पाए, ठीक है। तो लागू नहीं हो, ठीक है। तो वही, तो ऐसे निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। When external force not acting but frame of reference show accelerated motion, so that frame of reference called as non-inertial frame of reference, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, फिर भी उसमें क्या एक्सेलरेशन, कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो रहा हो, फिर भी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हो रहा हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फिर भी वो त्वरित दिखाई दे, ठीक है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी क्या हो, वो त्वरित दिखाई दे। तो ऐसे निर्देश तंत्रों को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने
बात की फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके दो पार्ट्स, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो गैलीलियन ने जब रिलेटिविटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आधारित थी, तो उन्होंने सारे जो निर्देश तंत्र लिए हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही लिए थे। ठीक है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र लेकर उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और देखेंगे कि उनके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आती है पोजीशन में, वेलोसिटी में, विस्थापन में और त्वरण में, और वो क्या बताती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।